तो संविधान के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोग ने राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे हैं, उसी के आगे देखने वाले हैं आज राष्ट्रपति की शक्ति में आपातकालीन शक्ति। क्या देखने वाले हैं? राष्ट्रपति की शक्ति में आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें आज देखने वाले हैं हम क्या? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या देखने वाले हैं? तो आपातकालीन शक्तियां। क्लियर है? अब देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियां कौन से भाग में रखा गया है। तो इसको भाग 18 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? तो आपातकालीन शक्तियों को भाग 18 में। किसमें रखा गया है? भाग 18 में इसको स्थान प्रदान किया गया है। क्लियर है? इसी में देखेंगे यह कहां से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। कहां से? तो जर्मनी के संविधान से क्या है? यह प्रेरित है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। क्लियर है? इसी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 352, जिसमें है राष्ट्रीय आपात। जिसमें क्या है? तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। किसी भी देश में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात कैसे लगाया जा सकता है? उसका कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए, तभी तो लगाया जा सकता है। क्या कि ऐसे लगा देंगे? नहीं ना। तो उसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आधार, किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले है युद्ध। क्या है? युद्ध। अगर जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? युद्ध चला, थोड़ा सा ही सही लेकिन चला तो ना। तो उसी के बेस पर क्या लगा सकते हैं हम? क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा है आक्रमण। क्या है? आक्रमण। कोई अन्य देश भारत पर अचानक से क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए, तो उस बेस के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे अब, इसी में है सशस्त्र विद्रोह। क्या है? तो सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह इससे पहले था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति था। क्या था ये? आंतरिक अशांति था। इसको 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1978 में। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति से समझ जाओगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद समझ आएगा कि सशस्त्र विद्रोह क्या बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। आई बस समझ में? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब इसी में देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कैसे होती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कैसे होती है, अब इसी में देख लेते हैं हम इसका उद्घोषणा। क्लियर है? क्या देख रहे हैं अब? उद्घोषणा देखेंगे कि राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कैसे होती है। तो इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा जी? राष्ट्रपति, क्योंकि वही तो यहाँ का मुखिया है, क्या प्रथम नागरिक है। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने से ही कर दे। क्या है यहाँ पे? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। मैं यहाँ पे मंत्री परिषद नहीं बोला हूँ, मंत्रिमंडल बोला हूँ। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है, समझो इसको। क्लियर है? मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और जितने भी अन्य मंत्री आते हैं वो क्या होता है? मंत्री परिषद होता है। वो एक बड़ा निकाय है। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 10 से 15 मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? तो 10 से 15 मंत्री होते हैं न्यूनतम में। क्लियर है? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। इसी में हम देखेंगे क्या एक साथ एक राज्य भी लगा सकते हैं या पूरे देश में लगा सकते हैं? तो बिल्कुल पूरे देश में लगाया जा सकता है। पूरे देश में
पूरे देश में, या पूरे देश में या किसी भी राज्य में, या किसी भी राज्य में, या किसी भी राज्य में। यहां तक क्लियर है? बात छोटी सी है, समझो आप लोग। क्या घोषणा कौन कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसकी घोषणा कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी। जबकि वो घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग अलग है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। क्लियर है यहां तक? इसी में है पूरे देश में या किसी भी राज्य में। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में कर सकते हैं एक बार में, या फिर लगता है कि कोई भी राज्य में करना है। एग्जाम्पल के ले लो कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी घटना हो गई, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह हो गया, जिसके कारण यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो एक राज्य में कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले राज्य में कर दें। क्लियर है? तो किसी भी राज्य में। यहां तक क्लियर है? अब इसी में हम देखेंगे इसको जारी करने का तरीका, लागू करने का तरीका कि कैसे आपातकालीन शक्ति को लागू करते हैं। क्लियर है? तो इतना पहले नोट कर लो। देखेंगे अब राष्ट्रीय आपात को लागू करने का तरीका, किस विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। क्या देखेंगे अब? राष्ट्रीय आपात को लागू करने का तरीका। राष्ट्रीय आपात, जिसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 352। क्या है इसमें? लागू करने का तरीका देखना, लागू करने का तरीका, कौन कौन से इसकी विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसी में देखेंगे घोषणा की तारीख से। कब से? तो जी घोषणा की तारीख से, घोषणा की तारीख से 30 दिन या एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों मतलब कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित किया जाता है या किया जाना चाहिए। क्लियर है? कब? तो घोषणा की तारीख से, जिस दिन से राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है उस तारीख से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर मतलब एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, तब कहीं आके हमारा राष्ट्रीय आपात लागू होगा। क्लियर है? इसी में हम देखेंगे कि अगर लोकसभा भंग है, नेशनल इमरजेंसी लगा है और लोकसभा उस टाइम भंग है, तो क्या होगा? क्लियर है? इसी में देखेंगे अगर इस समय लोकसभा भंग है तो राज्यसभा में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है या दी जा सकती है। क्लियर है? अगर लोकसभा भंग है तो हम कहा जाएंगे? राज्यसभा में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। क्लियर है? या दी जाती या दी जा सकती है। क्लियर है? अब इसी में हम आगे देखेंगे लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन या एक माह भीतर प्रस्ताव
को प्रस्ताव को लोकसभा में पारित होना आवश्यक है। क्लियर है यहां तक? क्या हो रहा है इसमें? लेकिन नई लोकसभा क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है। लोकसभा उस टाइम क्या हो गया था? भंग हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा का फिर पुनर्गठन हो गया, नया निर्माण हो गया, नया लोकसभा बना। तो क्या हुआ उसके बाद? पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन के भीतर नया लोकसभा का निर्माण हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो उसके 30 दिन के भीतर जो राष्ट्रीय आपात की जो प्रस्ताव है उसको यहाँ पारित होना आवश्यक है। हाँ, तो लोकसभा में, अगर लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा। अगर राष्ट्रीय आपात यहाँ पारित कराना है तो कितने दिन के भीतर होना चाहिए? 30 दिन के भीतर। और कहां पारित होना चाहिए? तो लोकसभा में पारित होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? क्या बोला देखो एक बार, घोषणा की तारीख से, कब? तो घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर क्या होना चाहिए? लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, दोनों में, सदनों में क्या होना चाहिए? स्पेशल बहुमत से क्या होना चाहिए? उसको पारित होना चाहिए। स्पेशल बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से उसको पारित होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद है, अगर इस समय लोकसभा भंग है तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय आपात लगा है तो लोकसभा क्या होगा? भंग हो जाएगा। और लोकसभा भंग है तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा में उसको प्रस्ताव को क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। क्लियर है? इसी में आगे है कि नई लोकसभा का क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है, नया लोकसभा बन के आ रहा है, तो 30 दिन के भीतर, मतलब एक माह के भीतर प्रस्ताव को लोकसभा में पारित होना आवश्यक है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा। अगर राष्ट्रीय आपात लगाना है तो उसको लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, और लोकसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे अब आपात की अवधि। इसकी अवधि क्या है? इसकी समय क्या है? क्या देखेंगे अब? अवधि। क्या देखेंगे इसे हम? अवधि, आपात की अवधि। इसकी अवधि क्या है? तो कब तक इसको लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात को, नेशनल इमरजेंसी को? तो प्रारंभ में 6 माह के लिए। कितने? तो प्रारंभ में 6 माह के लिए। प्रारंभ में कितने माह के लिए? तो जी 6 माह के लिए। प्रारंभ में 6 माह के लिए। प्रारंभ में 6 माह के लिए। उसके बाद है संसद द्वारा, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा विशेष बहुमत मिलने पर, विशेष बहुमत मिलने पर 6 माह करके अनिश्चित कालीन तक क्लियर है? प्रारंभ में हम राष्ट्रीय आपात को कितने टाइम तक लगा सकते हैं? तो 6 माह के लिए। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा विशेष बहुमत, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत। जैसे पास करा है उसी प्रकार क्या होना चाहिए? इसको विशेष बहुमत मिलना चाहिए कि आगे और बढ़ाना है, राष्ट्रीय आपात जो लगा है उसको आगे कंटिन्यू जारी रखना है। तो 6 माह करके अनिश्चित काल तक लगाया सकता है। कब तक? 6 माह करके अनिश्चित काल तक, अनिश्चितकालीन तक। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? देखेंगे अब कि राष्ट्रीय आपात के क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है केंद्र पर, राज्य पर। क्लियर है? क्या देखेंगे अब? राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। क्या देखेंगे इसमें? प्रभाव, इफेक्ट। क्लियर है? तो है राष्ट्रीय आपात का पहला प्रभाव, राज्य केंद्र पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। राज्य केंद्र पर निर्भर हो जाता है, निर्भर हो जाता है। राज्य केंद्र पर निर्भर हो जाता है। कैसे भाई? उस राज्य में क्या लगा है? राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया है, तो उस राष्ट्र की विधानमंडल ही भंग है, विधानमंडल ही भंग है, तो पूरी तरह कंट्रोल किसमें है? वो केंद्र के कंट्रोल में है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। क्लियर है? तो राज्य केंद्र पर निर्भर हो जाता है। क्या? केंद्र पर निर्भर हो जाता है। क्लियर है? इसी में है राज्य का विधान मंडल निलंबित हो जाता है।
निलंबित मतलब सस्पेंड हो जाता है। जैसे वहां राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लगा है तो वहां की विधानमंडल क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो निलंबित हो जाएगी। क्लियर है। इसी के आगे है आर्टिकल आर्टिकल 250 250। इसके तहत आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। कौन से आर्टिकल, तो 250 आर्टिकल नंबर 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जाता है। इसके तहत तो आर्टिकल नंबर 250 के तहत अगर कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगा है उस राज्य में, तो राज्य किससे संबंधित जो भी विषय है वहां पे जो भी कानून बनाना है तो कहाँ चला जाएगा, वह स्वतः नहीं सॉरी आर्टिकल नंबर 250 के तहत कहाँ चला जाएगा, तो केंद्र के पास चला जाएगा। कहाँ, तो केंद्र के पास चला जाएगा। क्लियर है। इसी में आगे है कि लोकसभा, जैसे ही भाई कहीं पे राष्ट्रीय आपात लगा है, होता है लोकसभा 5 साल के लिए होता है। क्लियर है। तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, फिर बढ़ाया जा सकता है। तो इसी में आगे है लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए या 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्लियर है। किसके तहत, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है या 1 साल बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। इसी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर, इसी में आगे है आर्टिकल 358 के तहत। इसके तहत, तो जी आर्टिकल नंबर 358 के तहत, इसी के तहत ना आर्टिकल नंबर 358 के तहत आर्टिकल 19, आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित या समाप्त हो जाती है, स्वतः ही निलंबित या समाप्त हो जाती है। क्लियर है। आर्टिकल नंबर कौन सा, तो 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित या समाप्त हो जाएगी। क्यों, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, तुम बताओ। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोलोगे मेरा तो यहाँ मौलिक अधिकार है कि मैं बोलूंगा, इससे पहले आप कुछ बोलो, इससे पहले आपको चुप करा दिया जाता है। क्या कर देता है, आपको चुप करा देता है। आर्टिकल सबसे पहले ही 19 को समाप्त किया जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा वो स्वतः ही, जैसे राष्ट्रीय आपात लगेगा खुद ब खुद आर्टिकल नंबर 19 आपसे छिना जाएगा, आप उसमें बोल नहीं सकते कुछ। क्लियर है। नहीं तो आप चले जाओगे कि तुम मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मैं यहाँ इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19। और किन आधारों पर निलंबित होगा इस भी देख लेते हैं हम। किन आधारों पर आर्टिकल नंबर 19 को स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। क्लियर है। इसके लिए आधार देख लेते हैं, कौन कौन से इसके आधार है। इसके लिए क्या देख लेंगे हम, आधार। तो उसके लिए आधार है, पहला क्या, अगर कहीं युद्ध हुआ तो युद्ध। क्लियर है। दूसरा हो गया कौन सा, बाह्य आक्रमण, जैसे कोई बाहरी आक्रमण कर रहा है, कोई अन्य देश भारत पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उस आधार पर आपका आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है। एक और बच रहा है हमारे पास, कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। वह समाप्त नहीं होगा, वह निलंबित नहीं होगा, स्वतः ही। क्लियर है। स्वतः वो निलंबित नहीं होगा। अगर पूछ जाएगा ना आर्टिकल नंबर 19 के तहत स्वतः ही निलंबित होने वाले कौन कौन से आधार है, तो बताओ कौन कौन से आधार है। तो आधार है हमारा कौन कौन सा, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और एक और है कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह। क्या इन तीनों के आधार पर हो जाएगा? नहीं, वो आधार अलग है। क्लियर है। ये दोनों के तहत क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 19। क्लियर है यहां तक?
यहाँ तक किसी को डाउट? इसी में है आर्टिकल नंबर, इसी के आगे है आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल नंबर 359 के तहत, आर्टिकल नंबर 359 के तहत आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 निलंबित या नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कौन कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, जो मैं पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट्स, वहां पे बता दिया था ऑलरेडी कि दो ऐसे आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं होते, समाप्त नहीं होते। क्लियर है कौन कौन से? तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये किसके तहत हो रहा है? तो आर्टिकल नंबर 359 के तहत। आर्टिकल नंबर 359 हमको ये प्रदान करता है कि 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? आर्टिकल नंबर 358 के तहत क्या बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। उसका आधार क्या क्या है? निलंबित होने का आधार क्या क्या? तो युद्ध है, बाह्य आक्रमण है। क्लियर है? उसी के तहत आर्टिकल नंबर 359 के तहत है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब जो अन्य आर्टिकल है उसको निलंबित किया जा सकता है। क्लियर है? ये रहा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की कहानी की। क्लियर है? ये रहा उनका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है। अब इसी को देखेंगे हम आगे। इसी में है कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी समाप्ति की जा सकती है। क्लियर है? अब इसी में हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी को समाप्त या इसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है, कैसे इसकी समाप्ति होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे इसी में हम इसकी समाप्ति। क्या देखेंगे जी? समाप्ति। क्लियर है यहाँ तक? समाप्ति में है किसको अधिकार प्राप्त है कि इसको समाप्त कर सकते हो आप करके। तो इस अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को स्वयं समाप्त कर सकते हैं इसको, या इसको तो राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति स्वयं समाप्त कर सकता है, या लोकसभा के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से। जबकि पारित करने के लिए क्या चाहिए हमको? विशेष बहुमत। लेकिन समाप्ति के लिए क्या चाहिए हमको? साधारण बहुमत। क्या चाहिए? तो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। क्लियर है? इसी में आगे है अगर लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से, इसी में आगे है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य संकल्प, 1/10 सदस्य क्या करे? संकल्प पारित करे तो या तब। क्लियर है यहाँ तक? इसके समाप्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति स्वयं कर सकते हैं, या फिर लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से, या लोकसभा के 1/10 सदस्य संकल्प पारित करे तब कि हम कैसे संकल्प कि हमें राष्ट्रीय आपात को समाप्त करना है, यही तक इसको रोकना है या इससे आगे नहीं बढ़ाना है करके। क्लियर है? इसकी ये रही समाप्ति की कहानी। क्या है इसकी? समाप्ति की कहानी। अब इसी में देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, इसका व्यवहार में प्रयोग कितनी बार हम किए हैं, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है। क्लियर है? इसी में हम देखेंगे इसका प्रयोग। क्या देखेंगे? तो प्रयोग, नेशनल इमरजेंसी का यूजेस। क्या देखेंगे? इसका प्रयोग। सबसे पहले है, सबको पता है 1962 से लेकर कब तक चला है चीन का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध कब तक चला? तो 1962 से लेकर 68 वाला कहानी। कहां तक इसमें? भारत चीन युद्ध में भारत और चीन क्या हुआ था? यहाँ पे युद्ध हुआ था भारत और किसका? चीन का। और सबको पता है ये 1971 वाला जो फेमस है, भारत पाकिस्तान युद्ध में
ठीक है, कौन कौन सा? तो 1962 से 1968 के मध्य जो चला युद्ध, कौन सा? भारत चीन युद्ध के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच युद्ध चला उसमें। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चला तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इसी में हमको एक डेट याद रखना है, 15 जून। कौन सा? तो 15 जून 1975 को लगाया था राष्ट्रीय आपात। लेकिन किसके आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया था? राष्ट्रीय आपात लगाया था। क्या लगाया था? तो राष्ट्रीय आपात लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर। यहां तक क्लियर है? कितनी बार प्रयोग किया गया? तो 3 बार। कौन कौन से? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस टाइम भी लगाया था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। और 15 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, उस टाइम पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उस टाइम क्या लगा था? नेशनल इमरजेंसी लगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? अब इसी में देखेंगे क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं। फिर राष्ट्रीय आपात तो लगा दिया गया है, क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं, न्यायालय इसकी जांच कर सकता है या नहीं, ये देखना है अभी। क्लियर है? तो इसी में देखेंगे क्या इसकी न्यायिक समीक्षा। क्या देखेंगे हम इसकी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। तुम्हारी इच्छा नहीं ना, हंस रहे हो इच्छा करके। क्या है? न्यायिक समीक्षा। किसी का नाम है क्या इच्छा? नहीं। देखो क्या है, 38 नंबर का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 38 नंबर का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें ये होता है 1975 में। क्या कब होता है? 1975 में, जिसमें कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी को, राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कब की बात है? तो 1975 में। 38 नंबर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होते थे 1975 में, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन होता है 44वां संविधान संशोधन। 44 नंबर क्या होता है? 4 नंबर का 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में। 1978 में कब होता है ये जी? 1978 में, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है, राष्ट्रीय आपात की, नेशनल इमरजेंसी की। यहाँ तक क्लियर है? कौन सा संविधान संशोधन में ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता? तो 38 नंबर का होता है कब? 1975 में, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपात का न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो वर्तमान में न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तभी तो मैं बताया था कौन सा वाला में, ये वाला आंतरिक अशांति वाला। इसके आधार पर क्या जोड़ा था? 44वां संविधान संशोधन पर क्या जोड़ा? यहाँ पे क्या जोड़ा? यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा ना, सशस्त्र विद्रोह। याद आया? वहां पे लिखा था कौन से नंबर का हुआ था यहाँ पे? तो 44 नंबर क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कब? 1978 में, 1978 में। क्लियर है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या जोड़ा? वहां पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा। कब जोड़ा? तो 1978 में। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय आपात। इसी के अब आगे देखेंगे अब राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? चलो नोट कर लो। से राष्ट्रीय आपात के बारे में देख लिए हैं। अब इसी के आगे देखेंगे हम राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 में क्या है? तो जी
आर्टिकल नंबर 356, जिसमें है राष्ट्रपति शासन। क्या है तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल या संवैधानिक तंत्र का विफलता, संवैधानिक तंत्र का विफलता। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 356 है राष्ट्रपति शासन या राज्य का आपातकाल, राज्य आपातकाल या संवैधानिक तंत्र का विफलता। राष्ट्रपति शासन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में समझ है मेरे ख्याल से। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में, आप लोग भले ही ना बोलो। क्लियर है। तो देखेंगे इसी में कि आर्टिकल नंबर 355 कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 355 में कर्तव्य बताया गया है। क्या बताया गया है तो कर्तव्य बताया गया है। क्या बताया गया है आर्टिकल नंबर 355 में? कर्तव्य बताया गया है कि प्रत्येक राज्य, क्या बताया गया है? कर्तव्य की प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे या करना होगा। इसको तो सभी राज्य को संविधान के अनुरूप ही कार्य करना होगा। क्लियर है। मतलब संविधान के अनुसार, जो संविधान में उल्लिखित है उसके अनुरूप राज्य का संचालन किया जाना चाहिए, उनकी सत्ता का संचालन किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया तो आर्टिकल नंबर 355 में कर्तव्य बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि संविधान के अनुसार ही वहां का संचालन किया जाना चाहिए। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 355 के तहत। क्लियर है। इसी में हम देख लेते हैं क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में कि राष्ट्रपति शासन क्या पूरे देश में एक साथ लगाया जा सकता है, कि एक राज्य में अलग से लगाया जा सकता है, कि एक साथ कई राज्य में लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है एक राज्य या एक साथ कई राज्य में लगाया जा सकता है, राज्य में लगाया जा सकता है। एक राज्य या एक साथ कई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर राष्ट्रीय आपात था, उस टाइम भी आप बताए थे कि राज्य में लगा सकता है राष्ट्रीय आपात को। यहाँ भी आप बता रहे हो कि एक राज्य में भी लगा सकता है इसको, राष्ट्रीय शासन को। ये कैसे होगा? ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उस टाइम क्या राष्ट्रपति शासन लगा है कि राष्ट्रीय आपात लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगा है? तो भाई मैंने आपको आधार बताया था, राष्ट्रीय आपात का 3 आधार बताया हूं। कौन कौन सा है तो एक है युद्ध, दूसरा कौन सा है तो बाह्य आक्रमण, तीसरा है आंतरिक अशांति, जिसको संविधान संशोधन करके क्या बनाएगा उसमें, कौन सा नंबर का, क्या बनाएगा वहां पे, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 के आधार पर अगर कहीं पे राष्ट्रीय आपात लगा है तो समझ जाना क्या है, राष्ट्रीय आपात है। क्लियर है। अब इसका भी कुछ ना कुछ आधार होगा ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे लगा देंगे। राष्ट्र शासन लगाना है भाई, तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे लगा देंगे, चलो मुंह कान धो, आप लोग की तरह मुंह कान धो के उठ के आना है, चलो चले जाते हैं कोचिंग, ऐसा तो नहीं है। तुम लोग ऐसा थोड़ी करेंगे, चलो मुंह कान धो के चलते हैं, बैठेंगे, चलो लगा देंगे राष्ट्र शासन वहां पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इनका भी कुछ ना कुछ क्या आधार तो होगा ना, इनका क्या क्या आधार है, क्या इनकी परिस्थितियां हैं, तभी तो यहाँ पे राष्ट्र शासन लगाएंगे। तो इनके चलो देखते हैं परिस्थिति क्या है, यहाँ परिस्थिति है जिससे कि राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है। परिस्थितियां देख लेते हैं, क्या देख ले तो परिस्थितियां, 21 परिस्थितियों के आधार पर या आधार ही देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज आपने आर्टिकल नंबर 356 देखा, जहां पे लिखा हुआ है कि संवैधानिक तंत्र का विफलता, क्या संवैधानिक तंत्र का विफलता। आर्टिकल नंबर 356 ही हमारा क्या बन जाएगा, परिस्थिति बन जाएगा कि राज्य की संवैधानिक तंत्र क्या है, विफल है। क्या है, विफल है। मतलब
राज्य का सत्ता का संचालन संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है, उनके अनुरूप नहीं चल रहा है, उनका सत्ता का संचालन नहीं हो रहा है राज्य का, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके तहत? तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत। किसके तहत? तो जी आर्टिकल नंबर 356 के तहत क्या? राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना होने पर, या इसी को बोल सकते हैं, या अथवा राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। क्लियर है? समझ आया? आर्टिकल नंबर 356 क्या बोल रहा है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना हो, मतलब जो वहां पे शासन हो रहा है वहां संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, वहां का सत्ता संचालन उस तरह से नहीं होना है, तो वहां पे राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है? इसी को हम चेंजेस कर देंगे 356 है, पलटी कर देंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 365। क्या हो जाएगा? 365। आर्टिकल नंबर 365। आर्टिकल नंबर 365 है हमारा कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ आया कैसे? भाई केंद्र सरकार कुछ निर्देश दे रही है, ठीक है, केंद्र कुछ निर्देश दे रही है राज्य को, और राज्य उसका पालन नहीं कर रहा है, तो राज्य का केंद्र क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं इसके अनुसार से, आर्टिकल नंबर 365 के अनुरूप। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? जो क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति शासन राज्यपात क्रिया संविधान तंत्र का विफलता क्या है? हमारा राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। आर्टिकल नंबर 355 कर्तव्य बताता है किसका? तो राज्य की, प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे या कार्य करेगा। क्लियर है? क्षेत्र क्या है? तो एक राज्य या एक साथ कई राज्य में लगा सकते क्या चीज? राष्ट्रपति शासन। अब इसकी परिस्थिति देख लेते, किन परिस्थितियों के आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, किन परिस्थितियों के आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी हो और राष्ट्रपति शासन लगा दे, भाई वहां की परिस्थिति होनी चाहिए तो राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए, तभी तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे है राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना हो, या संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 365 के तहत यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे, कोई भी निर्देश दे रहे हैं कौन? केंद्र, और राज्य उस निर्देश को पालन न करे, उसकी अवहेलना करे, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति शासन। इसी में आगे हम देखना है हमें कि राष्ट्रपति शासन लागू कैसे करना है, कैसे लागू होगा राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? तो इसी में देखते हैं हम राष्ट्रपति शासन का लागू होना। राष्ट्रपति शासन का लागू कैसे? राष्ट्रपति शासन लागू होगा कैसे? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इसको देखना है। तो इसमें है राज्यपाल के द्वारा लिखित परामर्श पर, राज्यपाल के द्वारा लिखित परामर्श पर, कि भाई वहां के राज्यपाल जो है वह लिखित में देंगे कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, यहाँ पे संविधान के अनुरूप कार्य का संचालन नहीं किया जा रहा, सत्ता का संचालन नहीं किया जा रहा है, तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल वहां के लिखित आवेदन देंगे। किसको? तो उन लोग क्या करेंगे, वहां पे जाकर पे देखेंगे कि वह सही बोल रहे हैं, वहां पे उसका पहले एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं तो जबरदस्ती लगा दिया जाएगा।
वो अलग टाइम था उस टाइम के, अभी का टाइम अलग है। क्लियर है? तो राज्यपाल के द्वारा लिखित परामर्श पर, या इसी में आगे है केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा स्वतः ही संज्ञान पर, स्वतः ही संज्ञान पर। ये कैसे होगा? आर्टिकल नंबर 365 के द्वारा। कैसे होगा? देखो, यदि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन न करे, तो भाई अगर केंद्र के निर्देशों का पालन न करे राज्य तो केंद्र स्वतः ही, मतलब केंद्र खुद से ही वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके तहत तो आर्टिकल नंबर 365 के तहत, इसके तहत तो आर्टिकल नंबर 365 के तहत। यहां तक क्लियर है? तो इतना नोट करने के तरीके में हमने देखे राज्यपाल के द्वारा लिखित परामर्श पर, और उसके बाद है कि केंद्र के द्वारा स्वतः संज्ञान पर, मतलब केंद्र अपने द्वारा खुद जाकर वहां पे क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, कहा जी? संसद के दोनों सदनों में, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? दो सदन कौन कौन से सकते हैं? लोकसभा और राज्य सभा, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित होना चाहिए। कितने माह? तो जी 2 माह के भीतर। संसद के दोनों सदनों में, कौन कौन सदन होगा? लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित होना चाहिए। और हमने नेशनल इमरजेंसी में देखे हैं कि वहां पे विशेष बहुमत था, विशेष बहुमत था, और 1 माह के भीतर था, और 1 माह के भीतर था। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है, जबकि वहां पे विशेष बहुमत था। क्या था? तो विशेष बहुमत था। क्लियर है यहां तक? इसी में आगे देखेंगे, अगर इस समय लोकसभा, अगर इस समय लोकसभा भंग है, तो अगर इस समय लोकसभा भंग है तो राज्य सभा के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा भंग है, तो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, जो कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वह कभी भंग होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में उसको पारित होना चाहिए, होना ही है, उसको पारित होना ही है प्रस्ताव को। क्लियर है? इसी के आगे है कि लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात 1 माह के भीतर प्रस्ताव, 1 माह के भीतर प्रस्ताव को लोकसभा में पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा में पारित होना चाहिए। उसके बाद नए लोकसभा का जैसे ही गठन होता है, नई लोकसभा जैसे उसका गठन होता है, पुनर्गठन होता है, तो वहां 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? तो 1 माह के भीतर प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। अगर वह प्रस्ताव पारित हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा।
यहां तक क्लियर है? प्रस्ताव को पारित किया होना चाहिए, पारित होना चाहिए, तभी क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है यहां तक? अब इसी में आगे देखेंगे इसकी अवधि, क्या देखेंगे हम, अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि या समय, क्या देखेंगे इसकी अवधि या समय। तो इसकी अवधि है प्रारंभ में 6 माह के लिए, प्रारंभ में 6 माह के लिए, तथा अधिकतम 3 साल के लिए या 3 वर्ष के लिए लिख देते हैं, 3 वर्ष के लिए। क्लियर है? प्रारंभ में 6 माह के लिए, प्रारंभ में कितने माह, तो 6 माह के लिए, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष के लिए। चलो ठीक है, कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, प्रारंभ में कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। अब 6 माह के बाद लगता है कि यहाँ पे और कंटिन्यू राष्ट्रपति शासन लगा ही रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए उसको, तो क्या होगा कि ऐसे लगा देंगे कि चलो यहाँ पे 3 साल ऐसे लगाते करके, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, उसका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये कहा गया कि अगर 1 साल से अधिक लगाना है, कहीं 1 साल से अधिक लगाना है, तो उसकी कुछ ना कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका आधार होना चाहिए उस राज्य के लिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहे हैं। अगर आप लोग जैसे समझो कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाया है 6 माह के लिए, क्लियर है, 6 माह तो बीत गया, अब लगता है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए राष्ट्रपति शासन को। तो होता यह है कि यहाँ की परिस्थिति देखेंगे, यहाँ की परिस्थिति देखेंगे कि वास्तव में यहाँ परिस्थिति है, यहाँ पे लगाया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए राष्ट्रपति शासन को, तो उस परिस्थिति के आधार पर वह 3 साल तक और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो किसके तहत होगा, तो ये होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। होता यह कि 44वां 44 नंबर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है कब, 1978 में, 1978 में, जिसमें कहा गया कि 1 साल से या 1 वर्ष, 1 साल से अधिक, 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए, निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। अब उस परिस्थिति को देखेंगे कि कौन कौन से परिस्थिति है। एक तो है कि निर्वाचन आयोग अगर उस राज्य में चुनाव कराने से मनाही कर दे, क्या है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग संबंधित जहां पे क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पे चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना करे, तो वहां पे क्या हो, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसी परिस्थिति हो गई है। क्लियर है यहां तक? चलो इतना नोट करो पहले। हमें इसी में आगे परिस्थितियां देखना है कि इन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या देखते हैं इसी में, परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से इनकार करे तो, यदि केंद्रीय निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव कराने से इनकार कर दिया, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव कराने से इनकार कर दिया, तो वह राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू जारी रहेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वहां पे नई विधानमंडल गठन हो रहा है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वहां पे चुनाव नहीं कराया, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वहां पे चुनाव
नहीं कराया, वहां मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं करा सकते, तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। इसी में है आगे संपूर्ण देश अथवा क्या है, संपूर्ण देश अथवा उस राज्य में राष्ट्रीय आपात विद्यमान हो। क्या क्या है, तो संपूर्ण देश अथवा उस राज्य में राष्ट्रीय आपात विद्यमान हो। राष्ट्रीय आपात विद्यमान मतलब पहले से वहां पे क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ उस राज्य में विद्यमान है, तो वहां पे राष्ट्र शासन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। समझ आया कि किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्र शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है, समझ आया, यहां तक क्लियर है। अब इसी में आगे हम देखेंगे कि इनके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, कि राष्ट्र शासन तो हम लगा रहे हैं, तो इनका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। तो पहला चीज है कि राज्य की जो भी विधि बनाने की शक्ति होगी वह किसके पास चले जाएगी, केंद्र सरकार के पास। आर्टिकल नंबर 250 के अंतर्गत जो मैं पिछले में बताया हुआ हूँ, नेशनल इमरजेंसी बताया हूँ। क्लियर है। राज्य के कानून बनाने के विषय पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। वहां पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। इसी के साथ हमें यहाँ भी देखना है कि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया सत्ता का संचालन तो नहीं कर रहे हैं, तभी तो क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहे हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगी, मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्लियर है। और राज्य के संबंधित जितने भी कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे। और यहाँ के विधानमंडल क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। राज्य की विधानमंडल क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। क्लियर है, समझ आया। पहला क्या क्या बताया हमें इसके प्रभाव में, इफेक्ट में, बताओ ना जी। पहला क्या बताया हमें इसके प्रभाव, चलो देख लो कि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, इन्हीं का मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद संपूर्ण भंग हो जाएगी। क्लियर है। इसी में है विधानमंडल संबंधित राज्य की ना, लिख देता हूं भी, संबंधित राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाएगी। संबंधित राज्य की विधानमंडल क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। और राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। क्लियर है। प्रभाव समझ आया क्या क्या है। तो मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद संपूर्ण क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। दूसरा है संबंधित राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संबंधित राज्य की विधानमंडल क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। और राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा, केंद्र के पास चला जाएगा। किसके पास, तो केंद्र के पास चला जाएगा। क्लियर है। इसी में है राज्य की समस्त विधायी शक्ति संसद में निहित हो जाएगी। राज्य की समस्त विधायी शक्ति संसद में निहित हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। ये रहा उनका प्रभाव, इफेक्ट। क्या क्या है, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद संपूर्ण भंग हो जाएगी। संबंधित राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाएगी।
राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जाएगा और राज्य की समस्त विधायी शक्ति संसद में निहित हो जाएगी। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही केंद्र के पास चला जाएगा। क्लियर है, समझ आया यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो इतना नोट करा पहले। इसमें राष्ट्रपति शासन की समाप्ति तो पहला है एक उद्घोषणा को वापस लेने पर और 3 वर्ष का समय बीत जाने पर, 3 वर्ष का समय बीत जाने पर राष्ट्रपति की शासन समाप्त हो जाएगी। उद्घोषणा को वापस लेने पर राष्ट्रपति की शासन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? इसी में है कि राष्ट्रपति शासन की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर है? अब इसी में है, बस हमको एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था। सबसे पहले कहाँ लगा है बताओ? सबसे पहले लगा है पंजाब में। कहाँ लगा है? तो पंजाब में लगा है। पंजाब में लगा है। कब लगा है? तो 20 जून 1951 को। कब लगा है? तो 1951 को सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा है कहाँ? तो पंजाब में 20 जून 1951 को, जहाँ के सीएम है भीमसेन सच्चर। यहाँ के सीएम कौन है? तो जी भीमसेन सच्चर भी थे उस टाइम। सीएम कौन थे उस टाइम? तो भीमसेन सच्चर। क्या थे यहाँ के? सीएम, मुख्यमंत्री। उस टाइम क्या लगाया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन बहुत बार यूज किया गया है इसका, क्योंकि होता यह था कि कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र के साथ मिलकर रिश्ता नहीं निभाते। कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे केंद्र का सरकार है वहां अलग राज्य में दूसरे का सरकार है। जैसे कि केंद्र में बीजेपी का सरकार है और कई अदर स्टेट में कांग्रेस का सरकार है, तो दोनों के बीच मतभेद होता है। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा लेते हैं कि नहीं, आप हमारे संविधान के अनुरूप नहीं चल रहे हो। कई बार ऐसा जबरदस्ती लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का बहुत ज्यादा ही दुरुपयोग होता था, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग होने लगा। तो इन सबको देखते हुए आखिरी में ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए। आखिरी विकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाओ और राष्ट्रपति शासन वहां पे थोप दो। भाई उनको पूरी तरह से तो करने दो अपने हिसाब से। अगर नहीं हो रहा है वहां पे चीजें, तो उसके बाद हम वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। क्लियर है? तो राष्ट्रपति शासन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्लियर है? इसी में हम देखेंगे आगे वित्तीय आपात। तो हम लोग ने राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन देख लिया है। इसी के आगे हम देखेंगे अभी वित्तीय आपात। क्या देखेंगे? वित्तीय आपात। इसके लिए आर्टिकल है 360 में वर्णित है वित्तीय आपात। क्या है? तो वित्तीय आपात। आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो जी 360। क्या इसमें वर्णित है? तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात से मतलब पैसा, धन, रोकड़ा, जो तुम लोग सोच रहे हो। क्लियर है? इससे कमी है तो पैसा की कमी होती क्या लगाएगा? वित्तीय आपात। क्या? आर्टिकल 360 के तहत। इसी में लिखना है कि देश की वित्तीय स्थायित्व, देश की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने की आशंका होने पर। वित्तीय आपात कब लगा सकते हैं?
देश की वित्तीय स्थायित्व मतलब पैसे की कमी, हमारे पास तो पैसा है लेकिन कमी हो रहा है, या साख को खतरा लग रहा है कि हमारे वित्तीय साख पैसा का बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, तो क्या लगा सकते हैं हम, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। इसकी घोषणा कौन करेगा बताओ? इसकी घोषणा कौन कर सकता है? इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्या करेगी? घोषणा करेगी कि यहाँ पे पैसे की कमी है, देश में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, तो वित्तीय आपात की घोषणा करेंगे। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 360 के तहत, आर्टिकल नंबर 360 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? वित्तीय आपात की घोषणा करेंगे। क्लियर है? इसीलिए है इसे 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर संसद में रखना अनिवार्य है। कितने माह के भीतर? तो जी 2 माह के भीतर इसे संसद में रखना अनिवार्य है। कितने माह के भीतर? तो 2 माह के भीतर इसे संसद में रखना अनिवार्य है। क्लियर है? इसी में आगे प्रारंभ में इसे 2 माह, प्रारंभ में इसे 2 माह के लिए तथा अधिकतम अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। प्रारंभ से कितने माह तक लगा सकते हैं? तो 2 माह तक, और अधिकतम कितने माह तक लगा सकते हैं इसको? अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक। क्लियर है? प्रारंभ से 2 माह तक और अधिकतम कितने? तो अनिश्चित काल तक वित्तीय आपात लगा सकते हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 360 के तहत। इसी में है संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों, संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन में कमी की जा सकती है। अगर देश में वित्तीय आपात लगा है तो संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों की, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है या कमी की जा सकती है। क्लियर है? अभी तक भारत में इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है ना। क्लियर है? अभी तक भारत में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। समझ रहा है क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है यहाँ। क्लियर है? अब बताओ क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं? वित्तीय आपात की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं? ये बताओ। मैं जब भी समीक्षा बोलता हूँ आप खुश क्यों होते हो? हाँ बताओ, क्या है समीक्षा में? किसी का नाम है इसका? देखो, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं? तो इसकी न्यायिक समीक्षा आपकी समीक्षा नहीं ना, की जा सकती है। इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात है आर्टिकल नंबर 360 में, जिसके अंतर्गत देश की वित्तीय स्थायित्व या अथवा साख को खतरा होने की आशंका पर कब लगा सकते हैं? देश की
वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने की आशंका पर हम वित्तीय आपात लगा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 360 के तहत इसकी घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसकी घोषणा करेंगे। और प्रारंभ में से 2 माह के भीतर क्या रखना है? संसद में रखना अनिवार्य है। संसद में रखना इसको अनिवार्य है। कितने माह के भीतर? तो 2 माह के भीतर। प्रारंभ में से 2 माह के लिए तथा अधिकतम अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात लगा सकते हैं संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों। संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब स्टेट। तो संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन में कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है अगर वित्तीय आपात लगा है तो। इसी के साथ है कि अभी तक भारत में इसका प्रयोग नहीं किया गया। अभी तक वित्तीय आपात का प्रयोग भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्लियर है? इसी में है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर है? इसकी तो वित्तीय आपात की। यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट करो। फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।